तो गाइस आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे एक तो जो कोर्स लेटर है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, वो डिले में क्यों जा रहे हैं। कोर्स लेटर क्यों नहीं निकल रहा, क्योंकि लोग अप्रैल से वेट कर रहे हैं, 4-5 महीने हो गए हैं, लेकिन उनका जो कोर्स लेटर है वो नहीं निकल रहा, डिले में गया हुआ है और उनको कोई अता पता नहीं है कि निकलेगा या नहीं निकलेगा। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने जिनका कोर्स लेटर निकल आया था, अब उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, लेकिन उनका वीज़ा भी डिले में गया हुआ है और उनका वीज़ा भी नहीं निकल रहा, उनको नहीं पता कि वीज़ा निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो बात करेंगे आज की वीडियो में एक तो कि जो कोर्स लेटर है, जो वीज़ा वो डिले में क्यों गए हुए, इसके रीज़न क्या है। इसके साथ साथ कौन सी ऐसी कैटेगरी है कि अगर आप उसमें अगर अप्लाई करते हैं तो आपका जो कोर्स लेटर है वो कह ले कि विद इन अ वीक या विद इन अ 2 वीक निकल आएगा और आपका जो कोर्स लेटर है, जो वीज़ा है आपका, वो डिले में नहीं जाएगा। क्योंकि कोर्स लेटर का आपका निकल आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका वीज़ा भी लग जाएगा, ये लाजमी नहीं होता। बहुत से केसेस में ऐसे हुआ कि कोर्स लेटर निकला है लेकिन वीज़ा जाकर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो आपको कौन सी कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी यूके आने के लिए, क्योंकि आप में से जो लोग मुझे देख रहे हैं 99% वही लोग होंगे जो लोग वीज़ा बाय करके आते हैं, जिनको कंपनी वीज़ा सेल करती हैं, वो 20,000 पाउंड 30,000 पाउंड दे के वो यूके आते हैं। अक्सर मुझे वही लोग देख रहे होंगे। तो आपके लिए जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है, आपको पता होना चाहिए कि वीज़ा क्यों डिले में गया हुआ है, आपका कोर्स लेटर क्यों डिले में गया हुआ है, या जो लोग अभी यूके आने चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, अभी उन्होंने किसी एजेंट के साथ, कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं किया लेकिन वो इन फ्यूचर करने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपने पूरी की पूरी बातें नहीं सुननी एजेंट की, आपने कुछ अपनी भी इनपुट देनी है और कौन से कैटेगरीज आपको चूज़ करनी चाहिए जिसकी बेस के ऊपर आपका जो वीज़ा का वो डिले में नहीं जाएगा, आपका जो कोर्स लेटर है, सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप, वो भी डिले में नहीं जाएगा। तो इसी के ऊपर बेस के आज की वीडियो होगी। अगर सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो वीज़ा है, जो कोर्स लेटर है, वो डिले में क्यों गए हैं। तो ये सारी की सारी जो कहानियाँ स्टार्ट होती है आज से 7-8 साल पहले, जब गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी केयर वर्कर्स की यूके में। तो गवर्नमेंट ने इस कैटेगरी को उठा के डाल दिया शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आने की वजह से जो केयर होम्स की जॉब थी या केयर वर्कर्स की, जो सीनियर केयर्स की जॉब थी, यहाँ पे बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस कम हो गई। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा था वो ये था कि लोग विद फैमिली अपने बीवी बच्चों के साथ, अगर 3 हैं, 2 या 3 बच्चे हैं, तो विद फैमिली, हस्बैंड वाइफ, पूरी की पूरी फैमिली एक ही कह ले के वीज़ा लगा के और सब के सब एक ही दिन में इकट्ठे वो यूके आ सकते थे और यूके आ रहे थे, जिसकी वजह से कह लें कि बहुत ज़्यादा ये वीज़े जा रहे थे। तो जो लोग यहाँ पे रह रहे थे यूके में, जो कह लें इंडियन थे, पाकिस्तानी थे, डिफरेंट नेशनलिटी के जो लोग थे यहाँ पे जो रह रहे थे, उन्होंने क्या किया, इसको मिस यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। मिस यूज़ उन्होंने कैसे किया, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे केयर होम्स ओपन कर दिए और कह लें कि वो केयर होम डॉक्यूमेंट में तो थे लेकिन फिजिकली वो केयर होम एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। उस बेसिस के ऊपर उन्होंने कोर्स लेटर इशू करना शुरू कर दिया और लोगों को इंडिया से, पाकिस्तान से और डिफरेंट कंट्री से, बांग्लादेश हो गया, वहाँ से लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। अब होता क्या था कि वो कंपनी सारी बातें रब्ता करती हैं, थ्रू एजेंट कॉन्टैक्ट करती हैं, खुद तो डायरेक्ट रब्ता करती भी नहीं है। तो जो एजेंट होते हैं, या तो पहले वो बता देते हैं कि हम, जो कंपनी आपको वीज़ा दे रही है वो सिर्फ आपको वीज़ा देगी, आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको अकोमोडेशन नहीं मिलेगी। आप जब यूके लैंड कर जाएंगे, कंपनी का काम है आपको यूके लैंड करवाना, जब आप यूके लैंड कर जाएंगे उसके बाद जॉब आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी। आप कंपनी को टैक्स पे करते रहिएगा, आपको 5 साल के बाद आपको पीआर मिल जाएगी, आप विद फैमिली यूके में सेटल हो जाएंगे। कुछ एजेंट होते हैं जो आपको सच नहीं बताते, वो बोलते हैं कि आपकी जॉब भी सिक्योर हो गई है, आप जब यूके में पहुंचेगी यहाँ पे बंदा खड़ा होगा आपको रिसीव करने के लिए और उसके बाद आपको अकोमोडेशन भी मिलेगी, आप जाके सारे अपनी जॉब पे जाके लग जाएंगे। और जब वो लोग यूके आ रहे थे, आने के बाद देखा यहाँ पे जॉब भी नहीं है, अकोमोडेशन भी नहीं है, तो यहाँ पे आने के बाद वो जलील हो गए। तो टाइम टू टाइम जो थे यहाँ पे लोग, वो कंप्लेन भी करते रहे हैं होम ऑफिस को कि यहाँ पे ऐसा काम हो रहा है, लोग वीज़ा पाकिस्तान से, इंडिया से लोग आते हैं लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनके साथ फ्रॉड हो जाते हैं, यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल नहीं होती। तो लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो तो सामने लोग आ गए जिन्होंने कंप्लेन कर दी, और जाहिर बात है उनके पास भी 60 डेज का टाइम होता है, 2 महीने के अंदर आपको कंट्री एग्जिट करना पड़ता है या फिर आपको नई जॉब ढूंढनी पड़ती है। तो अक्सर लोग तो कंप्लेन भी नहीं करते थे यहाँ पे, क्योंकि जाहिर बात है कंप्लेन कर देंगे जिन्होंने यहाँ पे 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपया लगा के वो इंडिया से या पाकिस्तान से यूके आए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया बनता है, 1 करोड़ से ऊपर बनता है। आप फैमिली यूके आते हैं वीज़ा लेके, वीज़ा बाय करके, तो जो इतनी हैवी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके यूके आएगा वो कंप्लेन क्यों करेगा। तो लोग छुप के काम करते हैं, कैश इन हैंड जॉब्स करते हैं, किसी सुपर स्टोर में चले जाओ, किसी कैफेटेरिया चले जाओ, वहाँ पे वो छुप के काम कर रहे होते हैं और उनको जो वेज है वो भी बहुत कम मिल रही होती है। अब होता कि यहाँ पे जो कह लें कि मैं मिसाल लूँ, जैसे आपको पता होगा कई लोगों को जहाँ पे दुबई में लोग काम करते हैं, उनको पता है इस चीज़ का कि वहाँ पे भी सिक्योरिटी घूम रही होती है, वो यूनिफॉर्म में नहीं होते, वो सिंपल कपड़े में होते हैं। जैसे मैं भी कपड़े पहन के सिंपल से लाइक टी शर्ट में घूम रहे होते हैं वो लोग। वो क्या करते हैं, किसी भी रैंडम
गनमैन को रोकते हैं, उनको बोलते हैं कि मैं सीआईडी से हूँ, आप अपना मुझे एमएस आईडी कार्ड चेक करवाएं। वो चेक करते हैं कि एक्सपायर तो नहीं हुआ, चेक करते हैं कि कौन सी कंपनी के साथ है, चेक करते हैं कि बंदा यहाँ पे लीगल रह भी रहा है कि नहीं रह रहा। ऐसे यहाँ पर भी होता है कि यहाँ पे भी पुलिस आती है जो कि सिविल कपड़ों में होती है, और वो आके चेक करते हैं कि जो स्टाफ काम कर रहा है, किसी सुपर मार्केट में हो गया, किसी कैफेटेरिया में हो गया, तो जो लोग काम कर रहे हैं क्या लीगली यहाँ पे काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हजारों की तादाद में यहाँ पे लोगों को पकड़ा उन्होंने, जो लोग छुप के काम कर रहे थे। तो इन सब को देखते हुए फिर होम ऑफिस ने डिसीजन लिया, उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। एक तो उन्होंने नया रूल्स लेकर आ गए, जो गवर्नमेंट थी वो नया रूल लेकर आ गई कि यहाँ पे आने के बाद अब अपने फैमिली को भी नहीं लेके आ सकते, और भी बहुत सी चेंजेस उन्होंने की मार्च 2024 में। अब हुआ क्या है कि जो लोग वीज़ा सेल कर रहे थे, उस सेल करने की वजह से बहुत सारे और भी वीज़े इस हिट लिस्ट में आ गए, क्योंकि जहाँ पे के वीज़ा सेल हो रहा था वहाँ पे कह लें कि जो कंस्ट्रक्शन के वीज़ा थे वो भी सेल हो रहे थे, और भी बाकी जो वीज़ा थे वो भी सेल हो रहे थे। ऐसे ही अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अब वो चेक करते हैं होम ऑफिस वाले कि हम जो वीज़ा इशू कर रहे हैं सॉरी, हम जो कोर्स लेटर इशू कर रहे हैं क्या वाकई वो डिजर्विंग है या नहीं है। जो कंपनी ने, जिस कंपनी के मैनेजर ने अप्लाई किया कि मुझे ये इतने स्टाफ चाहिए या मुझे इतना कोर्स लेटर इशू करवाना है, तो वो वाकई इशू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस वजह से वो चेक करते हैं कि सबसे पहले तो जो कंपनी बनी है कब बनी हुई है, कंपनी की रेपुटेशन क्या है, कितनी दफ़ा इन्होंने हायरिंग की है, कितने बंदों को उन्होंने निकाला है। इसके अलावा कंपनी के पास कह लें कि इतने रिसोर्सेज हैं कि वो बंदों को, जो अपने स्टाफ होगा उनको, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सकते हैं नहीं दे सकते, इनके पास इतने वर्किंग आवर्स हैं या नहीं है। खास तौर पर जो केयर होम्स वाले हैं कि कंपनी को जो यहाँ पे स्टाफ आएगा, इंडिया से आएगा, पाकिस्तान से आएगा, तो क्या उनको ये लोग सैलरी ऑफर कर सकते हैं, सैलरी टाइम पर दे सकते हैं। ये सैलरी जो पहले यहाँ पर स्टाफ काम कर रहा है उनको ये टाइम पे सैलरी दे रहे हैं या नहीं दे रहे। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपके कोर्स लेटर में लाजमी मेंशन करना चाहिए आपको। जो लोग अप्लाई करते हैं तो आपके जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स है वो कितने आपको मिलेंगे, ताकि आपकी जो मंथली सैलरी बनेगी वो आप अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते। जो लोग इंडिया से पाकिस्तान से आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कह लें कि जॉब आपने पोस्ट कहाँ की थी, कंपनी ने आपने जॉब कहाँ से अप्लाई की थी, और इसके अलावा कंपनी ने आपको ऑफर लेटर कब सेंड किया था, आपका इंटरव्यू किसने लिया था, कितने बंदों ने इंटरव्यू लिया था, कितने बंदों का पैनल था जो इंटरव्यू लिया था, तो सारे के सारे, और आपका जो इंटरव्यू के स्टेजेस थे, एक स्टेज था, 2 स्टेज था, कितने टाइम में जाके आपने इंटरव्यू क्लियर किया, सारी की सारी चीज़ें वो देखने के बाद आपको वो कोर्स लेटर इशू करते हैं। उसके बाद आपका जो वीज़ा होता है वो आपको इशू करते हैं। और कह लें कि इतने टाइम में इतनी छानबीन करने के बाद आपको जो टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से जो कोर्स लेटर है उसमें डिले आ रहा है। अब ना सिर्फ के वर्कर में डिले आ रहा है, बल्कि जो कंस्ट्रक्शन वाला काम था क्योंकि उसके भी वीज़े सेल हो रहे थे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है, और 4-4 महीने से लोग वेट कर रहे हैं। खास तौर पे मैं बता दूँ यहाँ पे एक और बात, वो कंपनी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है जो कि कंपनी बहुत छोटी है, और जो भी रिसेंटली बनी है 2-4 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले वो बनी है, वो वाली जो कंपनीज हैं वो ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, क्योंकि वो कंपनी रिसेंट बनी है और बनते सारी वो लोग कह रहे हैं कि हमें स्टाफ चाहिए आउटसाइड कंट्री लाइक इंडिया से, पाकिस्तान से, तो वो ज़्यादा कह लें कि वो उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है, ज़्यादा उसकी छानबीन की जा रही है। जो कंपनीज बड़ी कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, जो कि 10 साल पहले, 20 साल पहले जो काम कर रही थी, बंदों को लेके आ रही थी, और वो वीज़ा भी सेल नहीं करते थे, उनकी रेपुटेशन भी ठीक थी, उन कंपनीज का वीज़ा विद इन अ वीक निकल आता है। मैंने एक बंदे का इंटरव्यू भी लिया था, आपने शायद देखा भी होगा, तो उस बंदे ने खुद भी बताया था, इंटरव्यू मैंने अपलोड भी किया था इस पर यूट्यूब के ऊपर। उसने कहा था कि मेरा जो कोर्स लेटर है वो विद इन 2 वीक उसका जो कोर्स है वो निकल आया था। तो जहाँ पे लोगों को 4-4 महीने लगे हैं, वहाँ पे जो अच्छी कंपनीज है उनके जो कोर्स लेटर है वो 2 वीक में भी निकल के आ रहे हैं, 1 वीक में भी निकल के आ रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, और जो कंपनी आपको वीज़ा देगी या कोर्स लेटर इशू करवा के देगी वो कंपनी की रेपुटेशन कैसी है, वो कंपनी कब बनी है। अब बात करेंगे उस बात की कि आपको अगर जो लोग यूके आना चाह रहे हैं और जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले कि जो जिस कंपनी के ज़रिए आपने अप्लाई करना है, आपने जाके उसका प्रोफाइल देख लें, उस कंपनी का जाके गूगल में जाकर टाइप करें तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास सामने आ जाएगी कि कंपनी कब बनी है, इसका मैनेजर कौन है, कंपनी की जो रेपुटेशन भी आपको सामने आ जाएगी, कंपनी की रेपुटेशन कैसी है, इनके पास स्टाफ कितने हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद आपने पता करवाना है, किसी रेफरेंस के जरिए पता करवाना है कि क्या वाकई कंपनी फिजिकली यूके में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। आपके कोई दोस्त हो, कोई अंकल हो, कोई भी रिश्तेदार हो आपका जो यूके में रह रहा हो, उसको बोल के आप कि ये वाली कंपनी है, क्या ये वाकई कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप फिजिकली जाकर देखें तो जाकर चेक करवाएं, इंस्पेक्शन करवाएं कि वाकई यहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहा है, या सिर्फ और सिर्फ कागज़ों में बनी हुई है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेके तसल्ली करवा के कंपनी कब बनी थी, कितने लोग काम
काम कर रहे हैं, सैलरी उनको टाइम पे मिल रही है नहीं मिल रही, सैलरी करवाने के बाद आपने अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करवाने हैं, क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए और आपका वीज़ा डिले में चला गया तो बाकी की तरह आप भी कह दें कि बस वेट करते रह जाएंगे और 4-4 महीने गुजर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो लोग ऑलरेडी वेट कर रहे हैं उनको नहीं पता क्या करना चाहिए, तो उनको चाहिए कि अपने एम्प्लॉयर से बात करें, अपने एजेंट से बात करें और कह दें कि होम ऑफिस को क्वेरी डालें, उनको ईमेल करें और उनसे जो होते हैं पेड इंक्वायरी वो करवाएं कि हमारा जो कोर्स है वो क्यों डिले में गया हुआ, कितना टाइम और लगेगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, थी उम्मीद को तो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और देखते रहिए मेरे चैनल दिस बॉय यूके।